हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। ये स्टील सेक्टर की कंपनी है, लेकिन ये टिपिकल कमोडिटी स्टील की कंपनी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्टील बनाना ही मेन बिजनेस नहीं है इनका। यहाँ पे स्पेशलिटी पाइप्स, हाई प्रेशर पाइप्स, जो कि बेसिकली रिफाइनरी, न्यूक्लियर और प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। अगर आप स्टील कंपनीज़ को सिर्फ और सिर्फ टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनीज़ के थ्रू देखते हो तो आप कई सारी अलग अलग टाइप की कंपनीज़ को मिस कर रहे हो। तो बेसिकली स्टील इंडस्ट्री में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि कितने टाइप की टोटल कंपनीज़ होती हैं, तो इसको सिंपली अगर मैं समझाऊं तो स्टील सेक्टर में सबसे पहले हमारी अगर बेसिक लेयर देखें तो एक टाइप की कंपनी होती है रो स्टील मेकर्स। उसके बाद कुछ कंपनीज एलॉय मेकर्स होती हैं। उसके बाद कुछ कंपनी पाइप एंड ट्यूब मेकर्स होती हैं, स्टील के पाइप एंड ट्यूब मेकर्स। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और फोर्थ हमारी टाइप की जो कंपनी है वो है सबसे नीचे डाउन स्ट्रीम कंपनी या फिर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो स्टील के। तो टोटल हमारे 4 लेयर में स्टील कंपनीज को मैंने डिफाइन किया है। तो इस वीडियो में सिंपली पहले पूरा स्टील और पाइप का जो इकोसिस्टम है उसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अलग अलग टाइप के बिजनेस को, कितने तरीके के पाइप्स होते हैं, सीमलेस पाइप्स, स्पेशलिटी पाइप्स, स्टेनलेस स्टील पाइप्स एटसेट्रा। फिर मेन जो हम कंपनी डिस्कस करने वाले हैं रत्नमणि, जो इस स्पेस में काम करती है, महाराष्ट्र सीमलेस वीनस पाइप्स और रत्नमणि ट्यूब्स मेटल्स को कंपेयर करेंगे। और एंड में सिर्फ रत्नमणि पर डीप फोकस करेंगे। बिजनेस मॉडल, उसका सेगमेंट मिक्स, सेल्स ग्रोथ वगैरह देखेंगे। तो ये एक तरीके से प्योर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग टाइप की वीडियो है, ताकि आपको क्लियर हो कि रत्नमणि एग्जैक्टली करता क्या है और इसकी ग्रोथ पैटर्न स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है। अगर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो कभी प्रॉफिट ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। तो ऊपर नीचे क्यों होता है वो सब भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी रो स्टील मेकर्स हैं, इनका बेसिकली क्या काम होता है। इसमें आती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टाटा स्टील, जो आयरन ओर यानी कि कच्चा लोहा और कोल, इनको बेसिकली कन्वर्ट करके क्रूड स्टील बनाती हैं। तो ये सबसे अपस्ट्रीम टाइप का बिजनेस है स्टील इंडस्ट्री में। अगर हम सर्च करें यहाँ पे टाटा स्टील, तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो लगभग 2.25 लाख के आसपास की सेल्स करती है और 9,000 करोड़ का प्रॉफिट है। और बैलेंस शीट में देखें तो 1,66,000 के एसेट्स हैं और अभी भी CWIP यानी कि कुछ एसेट्स अंडर प्रोग्रेस भी हैं। तो काफ़ी कैपेक्स हावी बिजनेस है ये। यहाँ पे बहुत हैवी कैपेक्स चाहिए होता है इन टाइप की कंपनीज़ के लिए। और ये बिजनेस हाईली सिक्लिकल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 1,000 का प्रॉफिट, फिर सडनली 8,000, फिर 41,000, फिर कम हो गया, फिर नेगेटिव में हो गया, फिर कम, फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर और अभी 9,000 पे पहुँच गया है। तो क्योंकि जो ये बेचते हैं स्टील वो एक कमोडिटी टाइप है और इसलिए उसका बिजनेस हाईली सिक्लिकल होता है। तो स्टील के प्राइसेस पे इनका बिजनेस चलता है मेनली। इसीलिए अगर इसका चार्ट भी देखें तो 10 साल का ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि प्रॉफिट भी सिक्लिकल है। तो इस स्पेस में लेयर 1 में हमारी टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, ये सब कंपनीज आती हैं मेनली। और ये लोग क्या सेल करते हैं, ये जो बाकी डाउन इनसे नीचे वाली कंपनीज हैं, तो ये क्या सेल करती हैं बाकी कंपनीज को, हॉट रोल्ड कोयल। तो इस टाइप की हॉट रोल्ड कोयल्स या फिर बिलेट्स, इस टाइप की स्टील बिलेट्स या फिर बड़े बड़े स्टील स्लैब्स, ये सब ये कंपनीज मेनली सेल करके पैसा कमाती है। तो इस लेयर की कंपनीज का फ्यूचर कैसा है इंडिया में, तो इंडिया में अभी जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हाउसिंग बढ़ेगी, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ बढ़ेगी, तो उन सब चीज़ों से स्टील का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो डायरेक्टली रो स्टील मेकर्स जो कंपनीज हैं इनको फ़ायदा होगा। तो इस लेयर की कंपनीज के पास आगे ग्रोथ पोटेंशियल तो है, लेकिन इनका बिजनेस थोड़ा साइक्लिकल रहेगा हमेशा और वो स्टील प्राइस पर डिपेंडेंट करेगा। और साथ ही साथ ये थोड़ा हैवी कैपेक्स का बिजनेस भी है। उसके बाद अगर हम
स्पेशल स्टील और एलॉय मेकर्स के बारे में देखें तो ये कंपनीज बल्क कोमोडिटी टाइप नहीं है, ये बेसिकली स्पेशल ग्रेड एलॉयज बनाती हैं जो हमारे डिफेंस, एरोस्पेस, एनर्जी, बियरिंग जैसे क्रिटिकल सेक्टर में यूज़ होते हैं। तो वो उनकी तरह हैवी वॉल्यूम में सेल नहीं करते, लेकिन इनका मार्जिन जो होता है वो थोड़ा हाईयर होता है। जैसे टाटा स्टील का हम लोग मार्जिन देखें तो 10, 12, 14% के आसपास है। वही जो कंपनीज स्पेशल टाइप के स्टील या फिर एलॉय बनाती हैं जैसे कि मिश्रा धातु निगम, तो इसकी सेल्स देखेंगे तो काफ़ी कम है, बट मार्जिन इनका थोड़ा ज़्यादा है। तो ये बेसिकली क्या सेल करते हैं, एलॉय स्टील, सुपर एलॉयज, बियरिंग स्टील, बेसिकली स्टील में कुछ और मेटल्स मिला के एलॉय बना के स्पेशल इंडस्ट्रीज़ को सर्व करते हैं, जैसे कि डिफेंस को, एयरोस्पेस को, न्यूक्लियर को, या फिर अलग अलग ऑटो कंपोनेंट्स में। तो इनका बिजनेस बेसिकली ऑर्डर बेस्ड है। इस बिज़नेस में ग्रोथ स्लो भी हो सकती है क्योंकि डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री को सर्व करते हैं, लेकिन ये बिज़नेस थोड़ा कमोडिटी टाइप जो स्टील सेल करती है कंपनी उससे थोड़ा स्टेबल माना जा सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि डिफेंस, एरोस्पेस या फिर स्पेस में या फिर न्यूक्लियर जैसी एनर्जीज़ में जहाँ पे इन एलॉय मेटल्स का यूज़ होता है जो ये सेल करते हैं वो कितना ग्रोइंग है। तो इस टाइप की कंपनीज़ का बेस तो थोड़ा स्मॉल है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल इनका भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इस सेगमेंट में थोड़ा टेक्नोलॉजी का बैरियर भी आता है जो कि इनके मार्जिन्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्पेशल एलॉयज बनाना हर किसी कंपनी के बस की बात ऐसा है कि नहीं भी हो सकती है। तो सिंपली अगर लेयर 2 की कंपनी के बारे में एक लाइन में समझें तो ये कंपनीज़ का स्मॉल बेस है, लेकिन इनका ग्रोथ पोटेंशियल तो है, बट फिर भी सेक्टर साइज ओवरऑल इनका छोटा है थोड़ा। जो थर्ड टाइप की कंपनीज़ को हम डिस्कस करें, पाइप एंड ट्यूब मेकर्स, तो अगर जाएं यहाँ पे हम पीयर सेक्शन में तो इस सेक्टर में आती हैं एपीएल, अपोलो ट्यूब जैसी कंपनीज़ जो कि सिंपली लेयर 1 की जो कंपनी है रो स्टील मेकर, इनसे स्टील कोयल्स, बिलेट्स, स्लैब्स ये सब खरीदती हैं और उन्हें पाइप्स, ट्यूब्स और होलो सेक्शंस में कन्वर्ट करती है और फिर उनको आगे बेचती है। तो सिंपली पाइप्स एंड ट्यूब सेल करती है, बट क्योंकि अलग अलग टाइप के पाइप्स होते हैं तो इस स्पेस को भी हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा ERW पाइप्स, जिनको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स बोलते हैं या फिर स्ट्रक्चरल पाइप्स। दूसरे सीमलेस पाइप या फिर स्पेशलिटी पाइप्स भी हम लोग बोल सकते हैं। और तीसरे लार्ज डायमीटर पाइप्स, मेनली लार्ज डायमीटर पाइप्स। हालांकि ये ERW पाइप्स का ही एक टाइप है, बट फिर भी लार्ज डायमीटर पाइप्स को अलग से डिफरेंट टाइप के हम लोग मान लेते हैं। तो अभी हमारे पास पाइप्स एंड ट्यूब मेकर्स में 3 टाइप की सब टाइप्स होते हैं पाइप्स के बेसिकली। तो ERW पाइप्स जो बनाती हैं इसमें हमारी APL, अपोलो ट्यूब जैसी कंपनी आती हैं जो कि अपने सेगमेंट में लार्जेस्ट प्लेयर है। तो ये लोग क्या सेल करते हैं, सपोज करो इन्होंने रो स्टील मेकर जैसी कंपनी से एक फ्लैट स्टील स्लैब टाइप का स्टील लिया, उसको फिर ये लोग रोल करके गोल बनाते हैं, फिर दोनों साइड्स को करंट से हीट करके चिपका देते हैं, तो बेसिकली वेल्डिंग कर देते हैं। तो इनको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड ERWP पाइप्स बोलते हैं क्योंकि ये वेल्डिंग से चिपकी होती हैं। तो इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, पानी की लाइन में हो सकता है, गैस की लाइन्स में हो सकता है, फिर छोटे डायमीटर पाइप जहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे इनका यूज़ हो सकता है। इन पाइप्स का कॉस्ट सबसे कम होता है और इनकी जो प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी होती है वो मीडियम होती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते ये प्रेशर हैंडल। इसमें फिर हमारे बहुत तरीके के पाइप्स आते हैं, LSW पाइप, LSO पाइप, SO पाइप। वो बेसिकली किस किस तरीके से वेल्ड किया है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के पाइप्स हो सकते हैं। हमें उसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अगर सर्च करें ERW पाइप्स तो ये सारे जो पाइप्स दिखाए गए हैं यहाँ पे वेल्डेड पाइप्स हैं ये ERW पाइप्स। उसमें ही अगर सर्च करें LSO पाइप्स या फिर SO पाइप्स तो ये सिमिलर ही दिख रहे हैं, बेसिकली उतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इन पाइप्स का जो यूज़ होता है वो बेसिकली बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में भी यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन घर बनाने वगैरह में, और आजकल सोलर के जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनमें भी इनका यूज़ हो रहा है, वाटर पाइप्स में भी इनका यूज़ होता है। तो इन पाइप्स का ग्रोथ ड्राइवर क्या है, रियल इस्टेट में अगर ग्रोथ आएगी या फिर इंफ्रा में कैफेक्स होगा या फिर गवर्नमेंट का वाटर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स आएंगे जिसमें पाइप्स की ज़रूरत है, तो वो सब इनकी डिमांड को पुश करेंगे
और अभी साथ ही साथ इंडिया में क्या हो रहा है कि ट्रेडिशनल स्टील सेक्शंस के जो पाइप्स यूज़ होते थे पहले घरों को बनाने में, अब उनकी जगह होलो स्ट्रक्चरल ट्यूब्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो हमारी ई-पैक, प्रीफैब जैसी कंपनीज़ हैं, अगर सर्च करें ई-पैक प्रीफैब स्टील यूजेस, तो इस टाइप की जो प्रीफैब बिल्डिंग्स होती हैं उनको बनाने के लिए जिस तरीके का स्टील यूज़ होता है वो ये सब कंपनीज बनाती हैं, पाइप्स एंड ट्यूब मेकर्स बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ देयर क्लाइंट। तो फॉरेन कंट्रीज़ में तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे मोस्टली स्ट्रक्चरल ट्यूब्स में ही ज़्यादातर बिल्डिंग्स बनती हैं। तो इंडिया में भी ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे उसमें शिफ्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टील पाइप्स का यूज़ होगा, तो उससे इन कंपनीज़ को बेनिफिट मिलेगा जो बनाती हैं। क्योंकि पहले कंस्ट्रक्शन में क्या होता था, सॉलिड शेप्ड स्टील सेक्शंस यूज़ होते थे। सिंपली समझे तो सॉलिड बार शेप्स के स्टील यूज़ होता था, तो ये हैवी होते थे और ज़्यादा स्टील यूज़ करते थे। तो अब क्योंकि होलो ट्यूब्स का यूज़ होगा तो कम स्टील लगेगा, क्योंकि होलो पाइप भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ देता है लेकिन स्टील वेट कम लगता है। इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम आता है। इन पाइप्स की वेल्डिंग और फिटिंग भी जल्दी हो जाती है, डिज़ाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। उसके बाद सेकंड टाइप के अगर हम समझें तो सीमलेस पाइप्स या फिर स्पेशलिटी पाइप्स। यहाँ पे रत्नामणी जैसी स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो इस टाइप के पाइप बनाती हैं। इन पाइप्स में बेसिकली कोई वेल्डिंग नहीं होती है, इसलिए नाम से भी यहाँ क्लियर है, सीमलेस पाइप। इसमें सॉलिड जो स्टील रोड होती है, ये भी रो स्टील मेकर जो कंपनीज होती हैं इन्हीं से लेती हैं। तो इसमें से जो ये सॉलिड स्टील रोड होगी, अगर इसको देखें इसकी इमेज, सॉलिड स्टील रोड, तो इस तरीके की जो सॉलिड स्टील रोड होगी उसको बेसिकली बीच से हीट करके होल कर देते हैं, फिर उसको रोल करके पाइप शेप दे देते हैं। तो क्योंकि इन पाइप्स में बिल्कुल भी वेल्डिंग नहीं होती है, ये सीमलेस होते हैं, तो इसलिए ये हाई प्रेशर झेल सकते हैं। और इसलिए इन पाइप्स का यूज़ ऑयल ड्रिलिंग जैसी एक्टिविटीज़ में होता है, या फिर बॉयलर्स, या फिर जहाँ पे पावर प्लांट्स में इनका यूज़ होता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर झेल सकते हैं। बट इनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई होता है। बट ये पाइप्स सबसे स्ट्रोंगेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, और ये टेक्निकली बनाना भी थोड़े कॉम्प्लेक्स पाइप्स होते हैं, इसलिए इनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई रहता है। ये नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं है, बेसिकली हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन जहाँ जहाँ पे यूज़ होती है वहाँ पे इन पाइप्स का यूज़ होता है। और इसमें मेनली 3 कंपनी आती है, महाराष्ट्र सीमलेस और रत्नामणी मेटल्स और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। तो वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स तो काफ़ी छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ की। महाराष्ट्र सीमलेस 7500 करोड़ की, और रत्नामणी मेटल्स 16000 करोड़ की वैल्यूएशन पे है। तो ये कंपनी किस पे डिपेंड करती हैं, मेनली इनके जो क्लाइंट सेक्टर है वो कौन कौन से हैं। एक तो ऑयल और गैस सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर पाइप चाहिए होते हैं। साथ ही जहाँ पे बॉयलर्स का यूज़ होता है, रिफाइनरीज में, या फिर हीट एक्सचेंजर्स में, पावर प्लांट्स में, या फिर गैस ट्रांसमिशन लाइन्स में भी इनका यूज़ होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, या फिर और अलग अलग टाइप की प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में। और इनका ग्रोथ ड्राइवर क्या है, अगर एनर्जी में कैपेक्स होगा ज़्यादा तो फिर इन पाइप्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के पाइप्स होते हैं, तो इसमें नया प्लेयर एंट्री करे और वो सेल करने लग जाए इतना इजी नहीं है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज जो हैं एग्जिस्टिंग प्लेयर पे ट्रस्ट करती हैं, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन या फिर अप्रूवल्स होते हैं। तो इसलिए नए प्लेयर में जाती नहीं है ज़्यादातर कंपनीज, जिनसे वो ऑलरेडी सप्लाई लेती हैं उन्हीं से लेती रहती हैं। तो अगर ऑयल की कंपनीज देखें, ONGC वगैरह, तो बैलेंस शीट में जाके देखें तो CWIP यानी कि कैपेक्स हो रहा है, लगातार हो ही रहा है। HPCL सब कंपनीज में लगातार कैपेक्स हो रहा है थोड़ा बहुत। IOCL देखें तो इसमें भी कैपेक्स हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पे इन सब कंपनीज में कैपेक्स हो रहा है तो मतलब पाइप्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और नॉर्मल ERW पाइप्स यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकते। तो सीमलेस और स्पेशल जो पाइप्स बनते हैं उनका यूज़ होगा और इन कंपनीज़ को फ़ायदा मिलेगा। और सीमलेस ऑयल जो पाइप्स हैं ये सिर्फ, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्रूड ऑयल पाइपलाइंस में यूज़ होते हैं, जहाँ जहाँ पे भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे ये यूज़ होंगे। और तीसरे टाइप के पाइप्स हैं हमारे लार्ज डायमीटर पाइप्स, जो कि नाम से ही क्लियर हैं, बहुत बड़े साइज़ के जो पाइप्स होते हैं, जो या तो हो सकता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में होते हैं, या फिर जैसे पोर्ट से जो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा ऑयल,
उसको रिफाइनरी ले जाने तक, रिफाइनरी हो सकता है दूर हो 500,000 किलोमीटर, तो क्रूड ऑयल को रिफाइनरी तक ले जाने के लिए जो पाइप्स यूज़ होते हैं, क्योंकि बल्क में ट्रांसफ़र करना होता है, तो फिर उस केस में लार्ज डायमीटर पाइप्स यूज़ होते हैं। तो ये बेसिकली, या फिर जहाँ पे गैस जो कंपनीज होती हैं वो गैस फील्ड से सिटी तक नेचुरल गैस पहुँचाना है उनको, तो फिर लार्ज डायमीटर पाइप्स का यूज़ हो सकता है। तो इसमें भी बेसिकली वेल स्पन कॉर्प ऐसी कंपनीज मेनली है बड़े साइज़ के पाइप बनाती है, या फिर जिंदल सो भी बनाती है। जिंदल सो मैन्युफैक्चर एल्सो, एसओ पाइप, डीआई पाइप, सीमलेस पाइप्स एंड पैलेट्स। तो ये तो हर तरीके के पाइप्स बनाती है, बट मेनली क्या है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हर टाइप के पाइप्स बनाती है। बट हमने यहाँ पे कंपनी को वैसे डिफाइन किया है जिसका मेनली जिस सेक्टर से ज़्यादा जिस टाइप के पाइप्स वो मोस्टली बनाती है, तो उसको मेनली उसी कैटेगरी में रखा है। हालांकि ये भी सीमलेस पाइप्स बनाती है, बट क्योंकि इसका मेजर पार्ट सीमलेस पाइप से नहीं आता, इसलिए सीमलेस पाइप्स में हमने रत्नामणि, महाराष्ट्र सीमलेस और वीनस पाइप्स को ही फिलहाल रखा है। और इसमें अगर देखें जिंदल सो में, तो यहाँ पे रस्ट फ्री आयरन पाइप्स भी लिखा है। तो बेसिकली स्टेनलेस स्टील जो होता है हमारा, नॉर्मल स्टील में बाकी मेटल्स मिला के जो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वो रस्ट फ्री होता है। उसको आगे समझते हैं। उससे पहले 4 टाइप की जो कंपनी है जो एकदम डाउन स्ट्रीम में आती है, तो ये बेसिकली एकदम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसर्स होते हैं जो स्टेनलेस या फिर स्पेशलिटी फ्लैट स्टील को कुछ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके आगे सेल करते हैं। जैसे कि स्टेनलेस फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाना जो घरों में यूज़ होते हैं, या फिर स्टेनलेस वायर रोप्स बनाना रेलवे वगैरह के लिए, डिफेंस के लिए, माइनिंग वगैरह की रोप्स बनाना एट्सेट्रा। जैसे कि हमारा उषा मार्टिन कंपनी है, उषा मार्टिन लिमिटेड। तो द कंपनी इज़ द लीडिंग प्लेयर इन इंडियाज़ वायर एंड वायर रोप इंडस्ट्री, होल्डिंग द टॉप पोजीशन एज प्रोवाइडर ऑफ स्पेशलिटी स्टील वायर रोप्स। तो जो स्टील से वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बना के सेल करती हैं मोनली, जो सबसे नीचे के लेवल पे आती हैं, वो हमारे चौथे टाइप की कंपनी है। तो मेरे हिसाब से ये 4 लेयर में 1 2 3 4 जो हमारे पास हैं, हाईएस्ट ग्रोथ जो पोटेंशियल है इनमें से मेरे हिसाब से जो एलॉय मेकर्स हैं, जो स्पेशल एलॉयज़ बनाते हैं, डिफेंस मेटल्स, और उसके बाद जो पाइप एंड ट्यूब मेकर्स है, ERW पाइप्स वगैरह जो बनाते हैं, जो स्ट्रक्चरल ट्यूब बनाती हैं, जैसे APL अपोलो ट्यूब जैसी कंपनी। APL अपोलो को अगर देखोगे, APL अपोलो ट्यूब्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो आखिरी 4-5 सालों में काफ़ी मैसिवली तरीके से ग्रो करी है। 5 साल की 26% का प्रॉफिट ग्रोथ और 22% की CAGR से ग्रो करी है। तो ये मेरे हिसाब से हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज़ हैं स्टील सेक्टर के अंदर। उसके बाद जो सेकंड ग्रोथ है वो सीमलेस पाइप्स या फिर जो स्पेशलिटी पाइप सेल करती हैं कंपनी, इनमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है, इनसे थोड़ी कम हालांकि। और जो रो स्टील मेकर्स वगैरह कंपनी हैं और ये जो डाउन स्ट्रीम वैल्यू एडिड प्रोसेसर्स हैं, ये मेरे हिसाब से मॉडरेट ग्रोथ ही रहेगी, इन दोनों सेक्टर से थोड़ी कम ग्रो करेंगी है। तो जो हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर है ERW स्ट्रक्चरल पाइप्स वगैरह, उसको फिर किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारा फोकस सीमलेस और स्पेशलिटी पाइप्स के समझते हैं पहले। तो सीमलेस पाइप्स को भी अगर हम समझें तो, और स्पेशलिटी पाइप्स को, दोनों का डिफरेंस, तो सीमलेस पाइप बेसिकली जनरल एप्लीकेशंस, ऑयल ड्रिलिंग या फिर जहाँ पे बेसिक पाइपलाइन चाहिए वहाँ पे यूज़ होता है। और इसमें तो बेसिकली वॉल्यूम ड्रिवन होता है, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम सेल करेंगे, क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिटिव होता है, तो उतना ही ज़्यादा मार्जिन थोड़े इम्प्रूव होंगे। बट जो स्पेशलिटी पाइप्स होते हैं, स्पेशलिटी पाइप्स, स्पेशलिटी सीमलेस पाइप्स भी हो सकता है, तो ये क्रिटिकल यूज़ केस के लिए होते हैं, जहाँ पे किसी फिक्स टाइप के पाइप्स की इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हीट एक्सचेंजर बॉयलर्स, या फिर न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल है जो फूड प्रोसेसिंग, जो खाना प्रोसेस करती हैं, बनाती हैं इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे क्योंकि स्टेनलेस टाइप का पाइप चाहिएगा, क्योंकि जो कि खाने को, जो खुद भी जिसमें जंक ना लगे और खाने को भी ख़राब ना करे, तो वहाँ पे स्पेशलिटी सीमलेस पाइप की रिक्वायरमेंट होती है वैसी जगह। इसमें वॉल्यूम जो ये सेल करते हैं वो थोड़ा लोअर हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि बेसिकली, क्योंकि स्पेशल एप्लीकेशन वाली जो कंपनीज़ हैं उनको ये सर्व करते हैं, तो वॉल्यूम थोड़ा लोअर होता है, लेकिन मार्जिन थोड़े हायर हो सकते हैं इसमें, और कंपटीशन भी थोड़ा लिमिटेड होगा, क्योंकि स्पेशलिटी सीमलेस जो पाइप्स बनाने वाली कंपनियों काफ़ी कम है। क्योंकि ये जो पाइप होते हैं स्पेशल सीमलेस, ये कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और न्यूक्लियर, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा वगैरह में यूज़ होते हैं।
तो नॉर्मल जो स्टील होता है उसको कार्बन स्टील भी बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए फोकस करते हैं रत्नमणि मेटल्स, महाराष्ट्र सीमलेस और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स पर। तो जो महाराष्ट्र सीमलेस है, इसको अगर रीड करें रीड मोर पे, तो ये ERW पाइप्स भी बनाता है, सीमलेस पाइप भी बनाता है और स्पेशलिटी टाइप के कोटेड पाइप्स भी बनाता है। उसके नीचे अगर जाएं तो सबसे ज़्यादा ये सीमलेस पाइप्स बनाता है। तो ये जो मेनली है, इसकी अगर ऑर्डर बुक देखें, टोटल ऑर्डर बुक ऑफ 1378 करोड़, लगभग 370 करोड़ का जो ऑर्डर है वो ONGC और OL कंपनी से है। ऑर्डर फ्रॉम अदर कंपनीज ऑफ 1000 करोड़ विच इंक्लूड सिलेंडर पाइप्स ऑर्डर ऑफ 125 करोड़। तो ये कंपनी जो है ये सबसे ज़्यादा इन तीनों कंपनीज में ऑयल और गैस हैवी कंपनी है, मतलब ऑयल और गैस को सबसे ज़्यादा सर्व करती है। यानी कि इसका मतलब है कंपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है अपस्ट्रीम जो सेक्टर हैं, अपस्ट्रीम जो कंपनीज हैं ONGC जैसी, उनमें हैवी कैपेक्स होगा तो ये ग्रो करेगी। तो क्योंकि ये एक सेक्टर पे मेनली डिपेंडेंट है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। और रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब जो है वो टिपिकल सीमलेस प्लेयर जैसा नहीं है, ये ज़्यादा डाइवर्सिफाई है उससे और मोर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट मॉडल पे काम करता है। इसकी अगर प्रेजेंटेशन पे जाएं PPT में लेटेस्ट, यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये इस टाइप के कार्बन स्टील पाइप्स बनाता है और स्टेनलेस स्टील में ये टाइप के पाइप्स बनाता है। और इसके अगर यहाँ पे देखें जो इन्होंने पहले दिखाया है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं सब्सिडरी कंपनीज में, रत्नमणि फिनो स्पूलिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे अपनी हाई थिकनेस और स्पाइरल पाइप कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे राजकोट ग्रीनफील्ड में देखें तो यहाँ पे ये हाई स्पीड हॉट फॉर्मिंग फैसिलिटी फॉर न्यू प्रोडक्ट लाइन फॉर दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट टाइप्स के पाइप्स बना रहे हैं, जो इस साल के एंड तक बेसिकली स्टार्ट हो गया बनने। और एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया में, जो कि कोल्ड फिनिश स्टेनलेस स्टील सीमलेस प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इसके बाद अगर इंडस्ट्री सर्व देखें तो किस किस इंडस्ट्री को ये सर्व करते हैं, तो ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, फूड, डेयरी, बेवरेजेस, केमिकल फर्टिलाइजर, डीसैलिनेशन, LNG, सोलर एंड न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, चिलर्स एंड कूलिंग सिस्टम्स, एरोस्पेस, डिफेंस, CNG, ऑटोमेटिव, एटॉमिक एनर्जी, स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर गैस एंड वाटर, पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल, शुगर, मरीन, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर्स, हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, ये सब इंडस्ट्रीज़ को सर्व करते हैं। तो किसी एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। इनके क्लाइंट्स भी अगर देखें तो ये सारे टाइप्स की कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, जो कि एक अच्छा खासा वेल डाइवर्सिफाइड है। और तीसरी जो कंपनी है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, ये इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कंपनी है, लेकिन ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेनलेस सीमलेस जो पाइप है उसमें काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है। आखिरी 3 साल में अगर देखें तो लगभग डबल सेल्स हो चुकी हैं और डबल से ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। जबकि रत्नमणि का देखें तो आखिरी 2-3 साल में उस स्पीड से ग्रो नहीं हुआ है जिस स्पीड से ये ग्रो हुई है कंपनी, क्योंकि ये छोटी साइज़ की कंपनी भी है, वो भी बेनिफिट है इसको। इसकी अगर प्रेजेंटेशन देखें तो प्रेजेंटेशन में हम जाएं तो सीमलेस पाइप में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो Q3 फाइनेंशियल 26 का 60% सीमलेस पाइप्स बनाती है कंपनी और 34% वेल्डेड पाइप से और 6% अदर से आता है इसका। तो सीमलेस पाइप में लगभग 43% की ग्रोथ हुई है, जबकि वेल्डेड पाइप जो हैं उसमें स्लोअर ग्रोथ आई है। तो ये कंपनी बेसिकली किसको सर्व करती है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है अलग अलग टाइप्स के जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है। ये फार्मा, न्यूक्लियर, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग जैसी क्रिटिकल इंडस्ट्री सबको सर्व करती है। तो ये मेनली स्पेशलिटी स्टेनलेस सीमलेस टाइप के जो पाइप्स है उस टाइप की कंपनी है। ऑयल पाइपलाइन पे इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है ये। तो तीनों को अगर समझें हम तो महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है, बट ऑयल और गैस सेक्टर से ज़्यादातर ऑर्डर इसके लिंक्ड हैं। और मेनली जो इसका एक्सपोजर है बड़ी बड़ी जो PSU कंपनी है ONGC वगैरह उनसे ज़्यादा एक्सपोजर है। रत्नमणि मेटल्स को देखें तो ये प्योर सीमलेस टाइप की कंपनी है, जो हालांकि बाकी पाइप्स और ट्यूब्स भी बनाती है, बट ज़्यादा इसके जो वैल्यू एडिड मिक्स टाइप के प्रोडक्ट्स हैं और एक सिंगल सेगमेंट पे कम डिपेंड करती है। और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स जो है वो स्पेशलिटी सीमलेस ट्यूब्स पे ज़्यादा फोकस करती है, जो कि हाई स्पेशलिटी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। इसका स्केल काफ़ी छोटा है बट थोड़ा फोकस्ड है।
और महाराष्ट्र सीमलेस क्या है, मेनली कार्बन स्टील बनाती है। रत्नमणि कार्बन और स्टेनलेस दोनों बनाती है, बट जो वीनस का मेन फोकस है वो स्टेनलेस सीमलेस टाइप के पाइप्स पे ज़्यादा है। तो अगर रत्नमणि और वीनस ट्यूब्स को में से चूज़ करें तो मैंने फ़िलहाल के लिए रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स को चूज़ किया है, क्योंकि रत्नमणि थोड़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मुझे लगी। स्टेनलेस और कार्बन स्टील दोनों बनाती है और थोड़ा इसका लार्जर साइज़ भी है। वीनस का हालांकि स्मॉलर बेस है तो उसके पास ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, बट ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। बट आई ऑल्सो लाइक दिस कंपनी वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। इसके अगर मार्जिन देखें तो 18-16% के आसपास हैं और रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स के भी लगभग सिमिलर ही हैं। तो वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स को मैंने चूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे दोनों में से एक को चूज़ करना था, तो इसलिए मैं रत्नमणि को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये थोड़ी स्टेबल और प्रेडिक्टेबल टाइप का इसका बिजनेस मुझे लगता है। सिर्फ स्टेनलेस स्टील पर डिपेंडेंट नहीं है, इसके पास स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील वेल्डेड पाइप्स भी हैं और लार्ज डायमीटर साइज़ के जो पाइप्स हैं वो भी ये ठीक ठाक बनाता है। तो अगर कोई एक सेगमेंट स्लो हो जाता है तो दूसरा हो सकता है उसको सपोर्ट दे दे, और ऐसा ही हुआ भी लास्ट क्वार्टर में। इनका कार्बन स्टील थोड़ा वीक था, लेकिन इनकी जो सब्सिडीज थी बाकी उन्होंने अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेफ्टी भी देता है। और लार्ज स्केल कंपनीज़ में क्या बेनिफिट होता है एक और, कि जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, जो ग्लोबल ऑर्डर्स हैं, उनके मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये वो बेटर तरीके से हैंडल कर सकती हैं। और रत्नमणि को अगर देखें तो लगभग ये रत्नमणि कंपनी कितनी पुरानी है, स्टार्टेड डेट तो ये लगभग 40-45 साल पुरानी कंपनी भी है। तो इसके पास प्रूवन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। ये कहीं ना कहीं एक एंट्री बैरियर क्रिएट करता है। वीनस कहीं ना कहीं फास्ट तो ग्रो कर रहा है, बट अभी भी स्केलिंग फेज पे है। मुझे इस टाइप की कंपनीज़ में जो मेटल से डील करती हैं मेनली, वहाँ पे मुझे थोड़े स्टडी कंपाउंडिंग टाइप की कंपनीज पसंद है इंस्टेड ऑफ एग्रेसिव स्केलिंग रिस्क टाइप की कंपनीज। इसलिए अगर मेरा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ है स्ट्रॉन्ग मार्जिन के साथ, तो मैं रत्नमणि चूज़ करूँगा ओवर वीनस। तो अगर रत्नमणि पे फोकस करें, सिर्फ लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स देखें और प्रॉफिट देखें तो लगभग 18-19% CAGR बेसिस से ग्रो किया है। लेकिन 3 साल का अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो लगभग 4% के आसपास ही ग्रो किया है। कंपनी की प्रेजेंटेशन में फिर से जाएं तो ये अपने बारे में क्या बता रहे हैं, लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ द स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर फॉर कार्बन स्टील वेल्डेड पाइप्स इन इंडिया, 40+ years of experience for manufacturing facilities with ongoing expansion to support growth, wide product portfolio with varied applications। यहाँ पे इनकी अगर एक और सब्सिडरी देखें, रत्नमणि फिनोस स्पूलिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि न्यूक्लियर और क्रिटिकल प्रोजेक्ट पाइप स्पूल्स पर फोकस्ड है, जो कि जॉइंट वेंचर है। इसके बारे में अगर आगे देखें तो स्लाइड नंबर यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। RFSS is a specialist provider of high integrity pipe spool fabrication and support system catering to critical industries such as nuclear and thermal power। इसमें अगर नीचे जाएं तो द कंपनी इज करंटली होल्डिंग एन एक्टिव ऑर्डर बुक एक्सीडिंग 500 करोड़। तो 500 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो कि आने वाले 12 से 18 महीनों में एग्जीक्यूट करेंगे। एंड द कंपनी इज करंटली अंडरटेकिंग अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन टू एनहेंस अवर कैपेसिटी फ्रॉम 1200 मेट्रिक टन टू 4000 मेट्रिक टन एनुअली। तो स्पूलिंग का मतलब प्री फैब्रिकेटेड पाइप असेंबलीज हैं जो कि रेडी टू इंस्टॉल सप्लाई होती है। ये स्ट्रेट पाइप्स बेचने से ज़्यादा वैल्यू एडिड होती है, क्योंकि ये इन सब इंडस्ट्रीज़ को भी सर्व करती हैं। तो ये सब में जो कंपनी एक्सपेंड कर रही है, अपना एक्सपेंशन कर रही है, और जो पीछे की हमने देखा था, ये सब भी जो इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं पेरेंट कंपनी के भी और सब्सिडरी कंपनी के भी, कच्छ में, ओडिशा में, जो जून 26, फरवरी 26, मार्च 26 ये सब में ऑपरेशनल होंगे। तो इन सब से कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट तो साफ साफ बढ़ना ही वाला है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स भी देखें हम, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डेट, कंपनी के पास बोरोइंग्स में जाएं तो बहुत ही कम बोरोइंग है, लगभग 241 करोड़ की, यानी कि 0.06% डेट टू इक्विटी। और उससे ज़्यादा तो कंपनी ने लोन एंड एडवांसेस ही दिया हुआ है। लोन एंड एडवांसेस प्लस कैश इक्विवेलेंट ही डेट से ज़्यादा है, तो नो डेट कंपनी एक तरीके से। और इसका अगर आज की डेट में पी रेशियो भी देखें तो आखिरी 5 साल में सबसे लोवेस्ट पी पे अभी था कुछ दिन पहले, अब तो फिर थोड़े ऊपर आ गया है, तो 23 के आसपास भी पहुंच गया था, जो कि 35 के आसपास रहता है इसका जनरली।
क्योंकि रत्नमणि जो कंपनी है इसकी सेल्स मेनली इंडस्ट्रियल और प्रोसेस सेक्टर के कैपेक्स से लिंक्ड हैं। तो आखिरी 2-4 साल में हमने खुद देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कम कैपेक्स हो रहा है। और क्योंकि ये जो प्रोडक्ट सेल करती है वो डेली कंजम्पशन बेस्ड प्रोडक्ट तो नहीं है, तो यहाँ पे जब ऑर्डर मिलते हैं तो एकदम ही लार्ज प्रोजेक्ट ब्लॉक्स में आते हैं। हर महीने स्मूथली मंथली फिक्स्ड डिमांड नहीं आती, एक सिमिलर पैटर्न नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम, उस तरीके से इसके नंबर्स हमेशा आएंगे। तो जब जब इंडस्ट्रीज़ में कैपेक्स थोड़ा स्लो होता है या प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, मेनली स्लो तो नहीं होते, डिले ही होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने का भी इंतज़ार करती हैं बड़ी कंपनीज़। तो जैसे ही नया कैपेक्स साइकिल स्टार्ट होता है तो इनके नंबर्स अचानक से बढ़ने लग जाते हैं। पहले भी अगर हम देखें तो 3-4 साल लगभग सेम सेल्स थी, फिर अचानक से एकदम से ही बढ़ गई। फिर उसके बाद 2-3 साल सेम सेल्स रही बल्कि कम हो गई, फिर अचानक से बढ़ गई, उसके बाद फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, और अभी आखिरी 2-2.5 साल से फिर से कांस्टेंट है। तो ये कभी भी जैसे ही प्रोजेक्ट आने स्टार्ट होंगे फिर से बढ़ जाएगी। और एक और रीज़न होता है इन कंपनीज़ में क्वालिफिकेशन या फिर अप्रूवल साइकिल्स जो होती हैं स्पेशलिटी पाइप्स या फिर जो न्यूक्लियर और प्रोसेस एप्लीकेशंस में पहले वेंडर अप्रूवल चाहिए होता है। तो अप्रूवल मिलने के बाद मल्टीपल ऑर्डर्स मिल सकते हैं और अचानक से रेवेन्यू फास्ट स्केल हो जाता है। तो अप्रूवल से पहले ग्रोथ फ्लैट दिखती है कई बार, और अप्रूवल मिलने के बाद सडनली जंप आता है। और जो कैपेक्स कर रही है कंपनी यहाँ पे दिखाया गया है, तो कैपेसिटी एडिशन से भी रेवेन्यू में जंप मिलता है। कंपनी ब्लॉक्स में एक्सपेंशन करती है, जैसे नए 100 लाइन ये सब बना रही है, जो थिकनेस कैपेबिलिटी पाइप्स अलग अलग। तो पहले कैपेसिटी बिल्ड होती है, फिर जैसे ही अच्छे से पूरी बिल्ड हो जाती है तो यूटिलाइजेशन एकदम रैंप अप होती है। कंस्ट्रक्शन के टाइम सबको पता है जो रेवेन्यू है उस टाइम उतना नहीं बढ़ता, जबकि खर्चे थोड़े बढ़ जाते हैं। बट जैसे ही नए जो प्लांट्स हैं वो यूजेबल होंगे तो एकदम से रेवेन्यू जंप करेगा। बट इसमें एक अच्छी बात है कंपनी में, अगर हम देखें तो आखिरी 2-3 साल में भले ही सेल्स फ्लैट हुई हो, उसके बाद भी कंपनी अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग मेंटेन ही करती आ रही है। 18 से 16 हुआ और 18 आ गया वापस से। कंपनी का अगर चार्ट देखें हम तो अभी लगभग जब से सितंबर 24 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, ये कंपनी भी लगातार तभी से गिर रही है, और अभी आखिरी 1.5 साल में लगभग 50% नीचे चली गई थी और अभी भी 40% नीचे ही है। और नीचे आके इसमें देखें तो यहाँ पे कुछ खास ह्यूज वॉल्यूम्स आई हैं बड़ी बड़ी, और उसके बाद क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट ही बियरिश है तो ये भी मार्केट के साथ ही नीचे आया हुआ है और अभी लगभग 3 साल पहले वाले प्राइस पर ही अवेलेबल है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब ये कंपनी चलना शुरू कर सकती है। तो मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।